हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 9 में मैटर आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर कर रहे थे और इसके कुछ लेक्चर हो चुके हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर सारे आप देख लीजिए, ठीक ना। पिछले क्लास में मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बताई थी और आपको बोला था कि भाई अब जो है अलग अलग मैटर की स्टडी हम लोग करेंगे और फिर इसके बाद इसके कन्वर्जन पे हम लोग आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है, इंटर कन्वर्टेबल स्टेट में जो सॉलिड लिक्विड गैसेस उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये बात हम लोग करेंगे। तो सॉलिड की बात हम लोग जब पहले करेंगे तो देखो सॉलिड लिक्विड और गैस को अगर ऐसे आप जो है मतलब कैटेगराइज करना चाहते हैं तो कैटेगराइज करने के लिए आप देखो ध्यान से, इसके 3 पैरामीटर हैं, शेप, मास और वॉल्यूम, ठीक ना। 3 पैरामीटर है देखो, शेप, मास एंड वॉल्यूम। ये 3 चीजों से हम लोग बताएंगे कि कौन सा मैटर सॉलिड है, कौन सा मैटर लिक्विड है और कौन सा मैटर गैस है। तो सॉलिड के लिए कहानी ये है कि जो भी आपका सॉलिड होता है, ठीक ना, तो सॉलिड में क्या रहता है, दिमाग में इसको बैठाना है अपने को कि सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर होता है ना जिसके पास क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है। डेफिनिट शेप मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये डस्टर मैंने बना दिया, तो जब तक तुम इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे इसी आकार प्रकार में पड़ा रहेगा, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं होगा। डेफिनिट शेप, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। ये डस्टर बना के ऐसे चुपचाप रख दो तो ये डेफिनिट शेप हो गया इस डस्टर का। ऐसा नहीं कि डस्टर और तरीके से नहीं बन सकते हैं, ये डस्टर ऐसा बना के रख दिया गया है, फिर इसको छुएगा नहीं कोई। तो अगर कोई छुएगा नहीं तो क्या होगा, डेफिनिट शेप रहेगा, इसका मास भी कांस्टेंट रहेगा, उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बस में जैसे एग्जांपल है देखो, आइस, वुड, कोल, आयरन, ये ठीक है ना। मतलब आयरन मतलब ऐसे समझ लो अगर फोन ही अपने पास मान लो है, ठीक ना, लोहे का फोन हो जाए तो क्या कभी वो जो है घटे बढ़ेगा, क्या नहीं घटे बढ़ेगा। कोल अगर है तो एक छोटा सा, अगर आप कोयला, कोल मतलब कोयला को अगर अलग करके आप रख दो, उसको आप डिस्टर्ब न करो तो क्या उसकी शेप, साइज और मास में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब डिस्टर्बेंस ना करो उसके बाद। तो डेफिनेट शेप, मास और वॉल्यूम होता है, ऐसे मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सॉलिड में भी 7 प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं, लिक्विड में भी 7 और गैसेस में भी 7, ठीक है। मैं यहाँ कुछ लिखूंगा नहीं, अच्छे से बोल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जब भी ये वीडियो आपको दे जाएगा आपके ग्रुप में तो वहां पे क्या होगा, मैं नोट सबमिट कर दूंगा, तो प्लीज उसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं जरा पहले लिक्विड मैटर क्या होता है। तो लिक्विड वो मैटर होता है, लिक्विड मैटर दिखाने के लिए मैं ये थोड़ा पानी है इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ, यही लिक्विड है। तो अब देखो डेफिनिट मास, जितना इसमें वाटर है, मान लो इतना तक पानी है, तो अब ये मास इसका फिक्स होगा जितना ग्राम होगा, और उसमें देखो क्या है, एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम भी भाई इतने मिलीलीटर या इतना लीटर पानी है, बट नो डेफिनेट। तो देखिए हम लोग जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में सॉलिड की बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था वीडियो। तो डेफिनेट शेप होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है। मैं लिक्विड में आया था तो लिक्विड में देखो क्या होता है, मास तो कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने देखा, आपको बताया था कि मान लो बॉटल में पानी है, 1 लीटर मान लो पानी है, फिलहाल इसमें तो कमी है, 1 लीटर मान लो तुम पानी है, इसका मास भी फिक्स हो गया। अब ये मास अगर फिक्स हो गया तो अब इस कंटेनर में आते हैं जरा, मास फिक्स हो गया, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया 1 लीटर, बट नो डेफिनेट शेप। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस पानी को अगर इस बॉटल में रख देंगे तो ये वाटर इसकी जो शेप है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, इसमें रखेंगे तो इसका ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है, जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसके शेप को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया लिक्विड की कहानी। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अभी भी इसकी प्रॉपर्टी और है, वो 7 प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा, पहले सब मैटर आप समझ लीजिए। अब देखो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में होता है, तो इसके बाद देखो हम लोग जो है गैसेस वाले मैटर पे आते हैं। तो गैसेस वाले मैटर पे जब आप आएंगे तो देखो क्या होता है, ठीक ना। गैसेस में डेफिनिट मास होता है लेकिन कोई डेफिनिट शेप नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, घर वाला सिलेंडर बड़ा, उसके बाद देखो छोटा सिलेंडर, उससे भी छोटा सिलेंडर, तो लेकिन मास तो फिक्स हो गया और देखो क्या होता है, नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। खूब अच्छे से देखना ध्यान से। तो जैसे मान लो जो सिलेंडर बड़ा वाला है, ठीक ना, उसके अंदर आपने 1 लीटर गैस भर दी तो उसका मास फिक्स हो गया। अब उस 1 लीटर गैस को जब आपने 14 लीटर वाले में रखा है तो गैसेस के मॉलिक्यूल में मैंने बताया था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं और जिस भी कंटेनर में जाएंगे उसके होल वॉल्यूम को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बात समझ में आई। तो देखो वॉल्यूम तो फिक्स ही नहीं होगा ना,
बड़े सिलेंडर में 1 लीटर दूर तक फैल जाएगी, छोटे सिलेंडर में कम फैलेगी और छोटे सिलेंडर में और कम फैलेगी। मतलब समझ में आ गया होगा कि जो गैसेस होती हैं उनका कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। आप गैस को बंद कमरे में छोड़ देंगे तब भी पूरा कमरा महक जाएगा। बात क्लियर हो रही ना? पूरे सिलेंडर में अगर जो है आपके पास जो भी सिलेंडर है, जिस भी सिलेंडर में डालेंगे उसके होल वॉल्यूम को गैस क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है ना? तो ये है आपके सॉलिड और लिक्विड की कहानी। अब इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग आते हैं। तो अब देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज के कुछ पॉइंट तो फिक्स हो गए। जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज ये होती है कि सॉलिड के पास जो भी होता है वो क्या होता है, देखो डेफिनिट शेप। ठीक ना? पहला पॉइंट ये लिखा करो, सॉलिड के पास क्या होता है, डेफिनिट शेप होते हैं। मतलब सॉलिड की जो शेप रहेगी वो क्या रहेगा तुम्हारा, डेफिनिट शेप। और क्या हो जाएगा, देखो मास, और क्या हो जाएगा, देखो एंड वॉल्यूम। ठीक ना? तो पहली बात तो सब में यही लिखा करो। अब सेकेंड बात देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला था आप याद करो कि सॉलिड के पार्टिकल, अब देखो ध्यान से, सॉलिड को जो पार्टिकल है, मैंने बोला था कि सॉलिड के जो आपके मेटल होते हैं उसके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस के बेसिस पे सॉलिड लिक्विड को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड ऐसे मेटल होते हैं जिसमें जो ये पार्टिकल होते हैं ना आपस में से टच किए रहते हैं, देखो ऐसे टच किए रहते हैं। तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस देखो इतना हो गया। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल देखो थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और गैसेस के मॉलिक्यूल में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो दूसरी बात देखो क्या हो गई कि जो सॉलिड होता है इसमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है ये क्या होता है, बोलो निग्लिजिबल। ये क्या होता है, निग्लिजिबल। अच्छे से याद रखे रहना, सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, निग्लिजिबल। मतलब थोड़ा बहुत रहता भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेयर है। जैसे मान लो मैं सॉलिड बनाऊं, ध्यान से देखना, एक लेयर सॉलिड के पार्टिकल का ये हो गया, और एक लेयर देखो सॉलिड के पार्टिकल्स का ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी है, थोड़ा थोड़ा गैप भी है। इस गैप को लेकिन हम लोग वाइड बोलते हैं, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड। लेकिन एज्यूम क्या करते हैं कि सॉलिड में, ठीक है ना, नेग्लिजिबल, ऐसे याद रखो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत जो है कम है, याद करो ध्यान से, इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल जो फोर्स था, याद करिए IPF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, इंटर पार्टिकल स्पेस। स्पेस अगर कम है तो फोर्स क्या होता है, ज्यादा। तो यहाँ देखो अपने को क्या मिल गया कि जो सॉलिड होते हैं उसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं, देखो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस है ही नहीं, इंटर पार्टिकल स्पेस देखो है ही नहीं, तो क्या इसको आप कंप्रेस कर पाएंगे, क्या लकड़ी या दबा पाएंगे क्या? तो सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? तो सॉलिड जो होता है ये होता है इनकम्प्रेसिबल। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल को आप कंप्रेसिबल, आप उसको दबा नहीं सकते हैं। तो सॉलिड का मॉलिक्यूल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। क्यों? कि अगर आपसे पूछे कि क्यों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बिकॉज देखो क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, नेग्लिजिबल। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, देखना ध्यान से, सॉलिड में फ्लूइडिटी आएगी क्या? सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है। सॉलिड में कोई डिफ्यूजन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के आपने बोला ना डिफ्यूजन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बात समझ में आ गई ना? और देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो जिसकी पैकिंग अच्छी होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही आपको देखो गैसेस के लिए बात करनी है, तो पहला पॉइंट तो ऊपर ही लिख रखा है, कॉपी मार देना। दूसरे पॉइंट में देखो ध्यान से, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो मैंने क्या बोला था कि सॉलिड में पार्टिकल सबसे क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैसेस में सबसे दूर होते हैं। तो इंटर पार्टिकल स्पेस की हम लोग बात करेंगे तो सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस जिसमें होता है वो किसमें होता है, सॉलिड में, और उसके बाद किसमें होता है, लिक्विड में, उसके बाद किसमें होता है, गैसेस में। फिर देखो ध्यान से, इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें नेग्लिजिबल था, लेकिन इसमें सॉलिड से ज्यादा, लेकिन गैसेस से क्या हो जाता है, कम। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था सॉलिड में, तो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से तो ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर, सॉलिड से कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन गैसेस से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखना ध्यान से, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कंप्रेसिबल है कि नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा कंप्रेसिबल होता है, लेकिन हाई कंप्रेसिबल नहीं होता है। फिर देखो
लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम होती है तो डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब डेंसिटी सॉलिड से कम हो जाएगी लेकिन गैसेस से ज्यादा हो जाएगी। डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होगा लेकिन गैसेस से कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आपको। फिर इसके बाद है देखो गैसेस के लिए पहली प्रॉपर्टी तो मैंने लिखी दी है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है तुम्हारा इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इसमें क्या होता है देखो, लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ठीक ना, और क्या होता है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर हो रहा है ना। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, आराम से कंप्रेस कर दीजिए, ठीक ना। गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग इनका इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ तक के नोट्स आपको अगले वीडियो जब ग्रुप में जाएगा तो उसके लिंक में ये नोट्स जाएगा, प्लीज उस नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।